दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर धाकड़ क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है। क्या धाकड़ क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है? जो सेंटअप एग्जाम में आने वाला, क्या जो सेंटअप एग्जाम में आने वाला है, तो केमिस्ट्री का डाल रहे हैं दोस्तों। तो फिजिक्स के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिजिक्स के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया गया है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया गया है? जो सेंटअप एग्जाम में आएगा केमिस्ट्री से भी डाल दिया गया है, सभी सब्जेक्ट से डाल दिया गया है। जो लिंक दिया हुआ केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन के वीडियो में लिंक दे दिए हैं, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप लोग को अच्छी अच्छी क्वेश्चन आने वाला है जो सब्जेक्टिव से आज रहेगा। क्या आज सब्जेक्टिव से रहेगा? चलिए आप चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखो, केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव से है, केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा? किसी घोल की मूललता एवं मूलरता में अंतर को समझाएं। क्या मूललता एवं मूलरता में अंतर को समझाएं। तब एक तरफ मूलरता को बांट देना, इससे पहले दो भाग से बांट देना कॉपी को। एक तरफ मूलरता, एक तरफ मूललता लिख देना। तब मूलरता धन लिखना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। क्या 1 लीटर, इधर यहाँ याद रखना लीटर, मूलरता में क्या लिखना है? लीटर लिखना है। और इधर मूलरता में 1 केजी, क्या 1 केजी, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। और 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। चलो अब दूसरे चलते हैं। यह ताप पर निर्भर करता है। क्या यह ताप पर निर्भर करता है? कौन ताप पर निर्भर करता है? तब मूलरता ताप पर निर्भर करता है। कौन ताप पर निर्भर करता है? मूलरता ताप पर निर्भर करता है। कौन ताप पर निर्भर करता है? मूलरता। और मूलरता कुछ पर निर्भर करता है? मूलरता ताप पर निर्भर नहीं करता। मूलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। मूलरता आयतन पर निर्भर करता है। क्या मूलरता आयतन पर निर्भर करता है? और मूलरता द्रव्यमान पर, किस चीज पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा अंतर, चौथा क्या है? इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। देखो यहाँ पे लीटर, मोल प्रति लीटर याद रखना। किस में? तो मूलरता में मोल प्रति लीटर। और मूललता में मोल प्रति केजी। क्या? मोल प्रति केजी। किस में? तो मूललता में मोल प्रति केजी होता है। आप लोग को 4 हो गया। ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्या ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन अगला वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा? दूसरा क्वेश्चन करा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। क्या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। क्या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। तो इलेक्ट्रोड पहले यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे नहीं लिखे हैं। इलेक्ट्रोड लिखकर डैश दे देना, ऐसे डैश दे देना। और लिखना, जब विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी धातु के रैड मतलब छड़ को मिलाते हैं तो धातु के ऊपर आवेश आ जाता है। क्या आवेश आ जाता है? किसके ऊपर? धातु के ऊपर आवेश आ जाता है। उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या? जब विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी धातु के छड़ को मिलाते हैं तो धातु के ऊपर आवेश आ जाता है और उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी धातु, एकदम याद कर लो, अभी 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 एकदम याद कर लो। जब विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी धातु के छड़ को मिलाते हैं तो धातु के ऊपर आवेश आ जाता है और उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या? उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव देखे डैश। तो इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन तथा इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या? विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन तथा इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। क्या? इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या? दूसरा अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। और जानते हैं कि इस चैनल पर जैसे आप लोग को सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन दिया जा रहा है, वैसे ही आप लोग को मेन बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। और जब वायरल होता है क्वेश्चन तो सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा? क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल में आयनों के लुप्त के कारण अशुद्धता उत्पन्न होती है। क्या? क्रिस्टल में आयनों के लुप्त होने के कारण अशुद्धता उत्पन्न होती है जिसकी घात 1 होती है। यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है, यहाँ पे सादा है। आगे इसको आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या? कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ऐसे ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देना क्रिस्टल में आयनों के लुप्त होने के कारण अशुद्ध उत्पन्न होती है और इसकी घात 1 होती है जिसे क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहते हैं। ये सब भी हो सकता है। और आगे अच्छी तरह से हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, ना तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रसारणी दाब को परिभाषित करें। क्या? प्रसारणी दाब मतलब किसे कहते हैं? आप लोग को इसे ऐसे भी पूछ सकता है, प्रसारणी दाब क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तब देखो, प्रसारणी दाब प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्रण के तरफ जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। क्या? प्रसारण प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्रण के तरफ जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे प्रसारण दाब कहते हैं।
प्रसारण दाब मूलरता तथा तापमान के समानुपाती होता है। क्या? मूलरता तथा तापमान के समानुपाती होता है। क्या? फिर से प्रसारण प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्रण के तरफ जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे प्रसारण दाब कहते हैं। प्रसारण दाब मूलरता तथा तापमान के समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभिक्रिया की कोटि क्या है? क्या अभिक्रिया की कोटि क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम कैसे जान पाएंगे? अभिक्रिया की कोटि क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम कैसे जान पाएंगे? तो अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातों के योग के सांद्रण को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातों के योग के सांद्रण को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया जानने के लिए हम क्या है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया जानने के लिए अभिकारक के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण का घात 1 होना चाहिए। क्या? प्रथम कोटि अभिक्रिया जानने के लिए अभिकारक के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण का घात 1 होना चाहिए, तो हम प्रथम कोटि अभिक्रिया को जान पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। क्या? फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ को मात्रा को सेल में आवेश प्रवाहित होने के समानुपाती होते हैं। क्या? विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस सेल में आवेश प्रवाहित होने के समानुपाती होती है, जहाँ क्यू आवेश एम बराबर जो पदार्थ एकत्रित होगा उसका द्रव्यमान एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, तो एम बराबर ई बटा एफ इंटू क्यू होता है। आप लोग को याद हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दें। क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दें। तो जब विद्युत अपघटनीय सेल में, क्या जब विद्युत अपघटनीय सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती है तो वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। क्या? जब विद्युत अपघटनीय सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती है तो वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। एम बराबर जेड क्यू, एम बराबर क्यू के मान देखो 1 कूलम होता है, तो एम बराबर जेड हो जाएगा। क्या? एम बराबर जेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। फैराडे के द्वितीय नियम। क्या? फैराडे के द्वितीय नियम। विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर जो पदार्थ का द्रव्यमान एकत्रित होगा वह तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। तो m1 बटा m2 बराबर e1 बटा e2, m1 बटा m2 बराबर e1 बटा e2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमांक का अवनामन क्या है? हिमांक का क्या कह रहा है? अवनामन। हिमांक का अवनामन क्या है? जब अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। क्या? जब आप वाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और हिमांक भी घट जाता है। क्या? हिमांक भी घट जाता है। शुद्ध विलायक, क्या शुद्ध विलायक से विलयन का हिमांक कितना कम हुआ उसी को हिमांक का अवनामन कहते हैं। क्या? जब अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और हिमांक भी घट जाता है। और ऐसे ही एकदम पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से शुरू करना। शुद्ध विलायक, क्या शुद्ध विलायक से विलयन का हिमांक कितना कम हुआ उसी को हिमांक का अवनामन कहते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसारण और विसरण में अंतर। क्या? प्रसारण और विसरण में अंतर। प्रसारण देखो अंतर पूछे तो सीधे 2 भाग में पहले बांटना। क्या? 2 भाग में पहले उसको बांट देना है। तो एक दिन लिखना है प्रसारण और एक दिन लिखना है विसरण। तो प्रसारण देखो, विलायक अणु का रूपांतरण निम्न से उच्च सांद्रण विलयन में होता है। क्या? विलायक अणु का रूपांतरण उच्च सांद्रण से निम्न से उच्च सांद्रण विलयन में होता है। और विसरण में विलायक का रूपांतरण उच्च से निम्न सांद्रण में होता है। इस विसरण में उच्च से निम्न सांद्रण और प्रसारण में निम्न से उच्च सांद्रण में होता है। क्या? विलायक का रूपांतरण। चलिए दूसरा चलते हैं। एसपीएम की आवश्यकता होती है किसमें? प्रसारण में एसपीएम की आवश्यकता होती है और विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रसारण केवल द्रव्यमान पर होता है। क्या? केवल द्रव्य पर होता है। पर क्या केवल द्रव्य पर होता था? प्रसारण केवल द्रव्य पर होता है और विसरण द्रव और गैस दोनों पर होता है। क्या? विसरण द्रव और गैस दोनों पर होता है। प्रसारण केवल विलायक अणु का ही रूपांतरण होता है। क्या? प्रसारण केवल विलायक अणु का ही रूपांतरण होता है। विसरण विलायक और विलाय दोनों का रूपांतरण होता है। क्या? विसरण विलायक और विलाय दोनों का रूपांतरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, एक और अंतर है। एक और अंतर क्या है? इसमें प्रसारण को रोका जा सकता है। प्रसारण दाब में प्रसारण को रोका जा सकता है। विसरण को
नहीं रोका जा सकता, विसरण को नहीं रोका जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा। सल्फर SF6, क्या सल्फर SF6 बनाता है जबकि SH6 नहीं, क्यों SF6 बनाता है जबकि SH6 नहीं बनाता? क्या सल्फर SF6 बनाता है जबकि SH6 नहीं बनाता? क्यों? तो क्योंकि फ्लोरीन, क्या क्योंकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और वह सल्फर को, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराकर SF6 बनाता है। क्या? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और वह सल्फर के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराकर SF6 बनाता है, जबकि हाइड्रोजन के पास इतना ऊर्जा नहीं होता है जिससे सल्फर का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, इसीलिए SH6 नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से आप लोग को पढ़ देते हैं शुरू से। क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और वह सल्फर के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराकर SF6 बनाता है, जबकि हाइड्रोजन के पास इतना ऊर्जा नहीं होता जिससे सल्फर का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, इसीलिए SH6 नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग को न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल तो देखे ना होंगे, तो न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल आप लोग प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया अर्ध आयुकाल है, जबकि PCl3 और PCl5 दोनों बनता है, व्याख्या करें। तो हम जानते हैं T1/T2 इक्वल टू इतना होता है। तो K इक्वल टू पूछ रहा था, K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0. देखो तो T1 हो जाएगा, T1 बटा को क्या हो जाएगा? T1 बटा हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे मान दिया था, नहीं दिया है। अच्छा इतना बटा, अच्छा इसको फिर से आप लोग को दूसरे वीडियो में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? बिंदु दोष, क्या क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? यह ऊपर में भी आ गया था क्वेश्चन, यह ऊपर में भी आ गया था। चलिए तो आप लोग को इसी वीडियो में बता देते हैं। क्रिस्टल में आयनों के लुप्त होने के कारण अशुद्ध उत्पन्न हो जाती है। क्या? क्रिस्टल में आयनों के लुप्त होने के कारण अशुद्ध उत्पन्न हो जाती है, उसे क्रिस्टल बिंदु कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु या बिंदु दोष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है? क्यों? तो एल्कोहल एक सहसंयोजक यौगिक है। क्या? एल्कोहल एक सहसंयोजक यौगिक है जो जल में आयनीकृत नहीं होता। क्या? एल्कोहल एक सहसंयोजक यौगिक है जो जल में आयनीकृत नहीं होता। इसके बंधन बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्या? इसके बंधन बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो जल के ध्रुवीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, और इसी कारण से यह आयनीकृत नहीं होता। क्या? इसी कारण से आयनीकृत नहीं होता, इसीलिए एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। क्या? इसीलिए एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप क्रम बढ़ने पर अभिक्रिया दर में बढ़ोतरी होती है। क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता था? ताप क्रम बढ़ने पर अभिक्रिया दर में बढ़ोतरी होती है। ताप क्रम बढ़ने पर अभिक्रिया दर में बढ़ोतरी होती है। मात्र एक लाइन में आंसर। चल देखिए क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? अभिक्रिया दे, क्या अभिक्रिया दे, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो देखिए PCl5 में तान भूमध्य रेखीय, क्या भूमध्य रेखीय बंधन तथा दो अक्षीय बंधन होता है। क्या? PCl5 में 3 भूमध्य रेखीय बंधन तथा दो अक्षीय बंधन होता है। जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब दो अक्षीय बंधन टूट जाता है और PCl3 बन जाता है। क्या? तो देखिए क्या पूछ रहा है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो PCl5 में 3 भूमध्य रेखीय बंधन होता है, भूमध्य रेखीय बंधन तथा दो अक्षीय बंधन होता है। जबकि PCl5 को गर्म किया जाता है तब दो अक्षीय बंधन टूट जाता है और PCl3 का निर्माण करता है। चलिए आप लोग को इतना ही क्वेश्चन था जो VVI आप लोग को एग्जाम के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। क्या? टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और नोटिफिकेशन कॉल कर लें ताकि सभी वीडियो का आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए। और जो वायरल क्वेश्चन होता है वो वीडियो भी डालें आप लोग को एग्जाम के समय, तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जा सके। चलिए आज मैं आप लोग को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।